महेश जी के यहाँ काम करते हुए मुझे 1 साल हो गया था। वह इस दुनिया के सबसे ज़्यादा बिजी आदमी थे। हर वक्त व्यस्त रहते थे। मेरा काम तो बस घर को संभालना होता था और खाना बनाना होता था। वह अपनी ज़िंदगी में क्या करते थे मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। ना मैंने कभी उनसे पूछा। एक दिन मुझसे एक गिलास टूट गया था तो उन्होंने बहुत बातें सुनाई थी। पर अब उनकी शादी हो गई थी और आज उनकी शादी की पहली रात थी। उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम रेखा था और वह वाकई फिल्म स्टार रेखा की तरह खूबसूरत थी। मैंने इतनी खूबसूरत महिला पहले नहीं देखी थी, पर मुझे लग रहा था कि वह कुछ परेशान सी है। महेश जी ने कहा कि जाकर अपनी मालकिन को देखो, अगर तैयार हो गई है तो उन्हें मेरे कमरे में ले आना। जब मैं देखने गई तो उसने रोना शुरू कर दिया और मुझसे कहा कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगी कि अभी तुम्हें बता नहीं सकती, पर मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, मैं तो एक नौकरानी हूँ। उन्होंने कहा कि तुम ही मेरी मदद करोगी और अपना सुहाग का दुपट्टा उठा के मेरे सर पर डाल दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि यह आप क्या कर रही हैं। कहने लगी कि तुम्हें एक रात के लिए महेश जी के कमरे में जाना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि 5 लाख? अरे अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी झाड़ू पोछा करती तो 5 लाख भी नहीं बना सकती। पर फिर मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। मैंने कहा, क्या मालकिन, हम गरीब लोग हैं, आप हमारे साथ मजाक नहीं करो। आज आपकी शादी की रात है और महेश जी आपको बुला रहे हैं। तो उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और फिर मेरे कान में एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। पर मैंने कहा, महेश जी मुझे तो फ़ौरन पहचान लेंगे। तो कहने लगी, नहीं, तुम पहले घूंघट में जाओ और कहना कि घूंघट उठाने से पहले लाइट ऑफ कर दे। मैं बाहर ही खड़ी रहूँगी। अगर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी और लाइट नहीं बुझाई तो फिर मैं बाहर से मेन स्विच ही बंद कर दूँगी ताकि बिल्कुल अंधेरा हो जाए। तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इनाम इतना बड़ा मिलेगा कि खुश हो जाओगी। पर मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई, सामने का माहौल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि महेश जी ने तो अपने सारे मुझे महेश जी के घर पर काम करना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उनकी कोई पत्नी नहीं थी। जो औरतें होती हैं बहुत झिकझिक करती हैं, हर काम में तंग करती हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके घर में पत्नी नहीं हो, उनके घर में अपनी मर्जी से काम होता है। काम किया तो किया, उन्होंने कौन सा आकर देख लेना है कि सही किया है या नहीं। पर जब मुझे पता चला कि उनकी शादी हो रही है तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर मेरी मर्जी नहीं चलने वाली। पर ये पैसे बहुत अच्छे देते थे इसलिए मैंने काम नहीं छोड़ा था। पर इनकी शादी बहुत ही अजीब सी हुई थी। अचानक से ही एक दिन कहने लगे कि आज 10 से 15 लोगों का खाना बना लेना और अच्छा खाना बनाना, क्योंकि आज मेरी शादी है। मैं तो हैरान रह गई कि इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी सी शादी कर रहा है। ना कोई बैंड बाजा, ना बारात, ना पता है कि लड़की कौन है और कब इनको मिली। मैंने कहा कि शादी यहीं होगी, तो कहने लगे कि वह मंदिर में होगी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को लेकर घर आऊँगा। तुम पूजा की थाली तैयार रखना ताकि गृह प्रवेश हो सके। मैंने हाँ में सिर हिला दिया कि ठीक है। मुझे तो लगा कि उनकी शादी होगी तो पूरा शहर देखेगा, लेकिन शायद ये किसी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और शादी बहुत देर से कर रहे थे। ज़्यादा काम नहीं थे। खाना वगैरह मैंने बना दिया और दुल्हन घर पर आ गई। उसे एक कमरे में बिठा दिया और ख़ुद महेश जी अपने कमरे में चले गए। वो कहने लगे कि तुम थोड़ी देर के बाद अपनी मालकिन को मेरे कमरे में भेज देना। लेकिन जब मैं मालकिन के पास गई तो उन्होंने मुझे यह कहानी सुना दी। मुझे दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मुझे यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने मुझे महेश जी के कमरे की तरफ भेज दिया। कहा मैं उनकी दुल्हन को लेने के लिए आई थी और कहा उन्होंने मुझे अपनी जगह भेज दिया। पर यह सब क्यों कर रही थी इसका कारण नहीं बताया। मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। इतने सारे रुपयों के बारे में सोचकर मैं लालच में तो आ गई थी, लेकिन ये जो मैं कर रही थी वह ठीक काम तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने कहा कि आ जाओ मेरी जान, यह तो तुम्हारा अपना ही कमरा है। मैं घूंघट में थी तो कहने लगे कि तुम तो बड़ी संस्कारी हो। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा यह अंदाज़। उन्होंने मुझे कंधों से पकड़ के बिस्तर पर बिठा दिया तो मेरी तो जान निकलने लगी। वह मुझसे बातें करने लगे और कहने लगे कि यह तुम्हारा घर है और वह जो शीला यहाँ काम करती है वह इधर की नौकरानी है। बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह देना, और वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। महेश जी ने आज तक मेरी तारीफ़ नहीं की थी, पर आज मेरी तारीफ़ कर रहे थे
और मैं यह सोच रही थी कि जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं वही आपको धोखा देने के लिए आपकी पत्नी की जगह आकर बैठ गई है। बुरा भी लग रहा था, लेकिन मैं भी तो मजबूर थी। सारी ज़िंदगी लोगों के बर्तन तो नहीं धो सकती थी। हर गरीब आदमी को अपनी किस्मत बदलने का एक मौका मिलता है और मेरे लिए यह वही मौका था। वह कहने लगी कि मैं अकेला रहता हूँ और मैंने इतने साल तक शादी नहीं की क्योंकि मुझे मेरी मनमर्जी की लड़की नहीं मिली। लेकिन जब तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। हाँ, मुझे तुम्हारे बाप को कुछ पैसे देने पड़े, लेकिन इस बात को अपने दिल में ना रखना, क्योंकि अगर पैसे नहीं देता तो वह तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ नहीं करता। अब मुझे समझ आया कि दरअसल साहब मालकिन को ख़रीद कर लाए थे। अगर ऐसा था तो यह तो बड़ी अजीब बात थी। कहीं यही वजह तो नहीं थी कि वह साहब के कमरे में नहीं जाना चाहती थी और मुझे भेज दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बतानी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत अलग तरह का आदमी हूँ। मेरी कुछ ज़रूरतें हैं जो तुम्हें पूरी करनी है, लेकिन मेरी मर्ज़ी से पूरी करनी है और जैसे मैं कहूँ वैसे पूरी करनी होगी। तुम्हें मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने कहा कि बस मुझे तुम्हारी रात चाहिए, दिन में तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी करती रहना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारे लिए एक गाड़ी और ड्राइवर का इंतज़ाम कर दूंगा। जहाँ जाना हो जाना, जितनी मर्जी शॉपिंग करना, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन रात होते ही तैयार होकर खुद को साफ करके खुशबू लगाकर और अच्छे से कपड़े पहनकर मेरे कमरे में आ जाना। दिन भर तुम अपने कमरे में ही रहना, क्योंकि मेरे उठने जागने और सोने की रूटीन तुम्हारे साथ मैच नहीं हो सकती और मैं तुम्हें पूरा दिन अपने सर पर नहीं बैठा सकता। बुरा ना मानना, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, पूरी ज़िंदगी नहीं हो। बस रात होते ही मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। मैं सोच रही थी कि महेश जी किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर किसी लड़की का पति पहली ही रात उससे ऐसी बातें करेगा तो वह तो उसके बारे में बुरा ही सोचेगी। अब वह कहने लगे, ज़रा मेरे पास तो आओ, मुझे कहना था। पहले बत्ती बुझा देंगे, लेकिन इससे पहले ही लाइट बंद हो गई। शायद मालकिन ने कर दी थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। उनको तो यह नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने अपने अंदाजे से ही लाइट बंद कर दी होगी। महेश जी हैरान हुए और कहने लगे कि यह क्या हो गया मेरे घर में, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। उठ कर जाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हमें इस लाइट की क्या ज़रूरत है। सुबह हुए तो वह सो रहे थे। जब मैं उनके कमरे से निकलकर बाहर आ गई, पूरे घर में खामोशी थी। मैं कुआं के पास चली गई जो उनके घर के पीछे था और मैं वहीं पर रहती थी। उसके बाद घर के काम करने के लिए घर में दाखिल हो गई। सबसे पहले मालकिन उठी और फ़ौरन मेरे पास आई। कहने लगी, कैसी हो तुम, ठीक हो? उनका यह सवाल पूछने का क्या मतलब था? मैं जानती थी, पर मैं बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि महेश बोलते बोलते ही सो गए थे। जब मैंने यह बात मालकिन को बताई तो वह हंसने लगी, पर मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा कि आपको पता है, अगर उनको यह बात पता चल गई तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो मालकिन ने कहा कि तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हें नौकरी की क्या फ़िक्र है। पर मैं दिल में सोच रही थी कि अब तक पैसे दिए तो नहीं हैं। मैंने कहा कि आपसे एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो मालकिन ने कहा कि अब तो तुम मेरी हमराज बन गई हो, अब क्या बुरा लगना। बताओ क्या बात है? मैंने कहा कि साहब बता रहे थे कि वह आपको ख़रीद के लाए हैं। तो मालकिन के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। कहने लगी कि उसने यह बात बताई। मैंने कहा कि हाँ, उन्होंने बताई, इसलिए आप उनके कमरे में नहीं जाना चाहती थी। तो उसने कहा कि नहीं, यह बात नहीं है। मैंने कहा कि फिर क्या बात है? तो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम यह नहीं सोचो, तुम्हें बहुत सारे रुपये मिलने वाले हैं और उसमें से कुछ रुपये मैं तुम्हें आज दे दूँगी, बाकी तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। तुम्हें यह नाटक सारी ज़िंदगी नहीं करना, इसलिए परेशान नहीं हो, लेकिन जब तक करना ठीक तरीके से करना। हर एक बात पर नज़र रखना, छोटी बड़ी बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। ज़्यादा बोलना नहीं, और बोलना तो आवाज़ बदल कर बोलना, और कमरे की लाइट ऑफ करना ना भूलना। मैं हाँ में सिर हिलाते हिलाते सब कुछ सुन रही थी। मालकिन ने कहा कि जब तुम्हारे सारे पैसे पूरे हो जाएंगे तो महेश जी से कहना कि अब मुझे यह नौकरी नहीं करनी और नौकरी छोड़कर यहाँ से चली जाना। मैंने कहा कि मैं चली जाऊँगी तो फिर आपका क्या होगा? तो कहने लगी कि वह तुम्हारा मसला नहीं है। अब वह थोड़ा सा गुस्सा हो गई, जैसे कि बस मैं उनसे कोई सवाल ना करूं, बस जो कहती है वह करती रहूं। तो वह खुश थी। मैंने कहा कि ठीक है, वैसे मैं बहुत बुरा फंस गई थी। मैंने अपने सर मुसीबत ले ली थी, लेकिन शाम तक मालकिन ने मुझे 5 लाख दिए तो मैं खुशी से पागल ही हो गई। इतने पैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे थे।
उसने कहा था कि इन पैसों को संभाल कर रखना। मैंने वह पैसे संभाल कर रख लिए। अब और पैसे भी मिलने थे। मालकिन ने कहा कि धीरे धीरे दे दूंगी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए परेशान न होना। मैंने रुपये क्या देखे, मैंने सोच लिया कि इतना मुश्किल काम भी नहीं है और फिर बस कुछ दिनों की तकलीफ़ है। उसके बाद तो मेरी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजरने वाली है। लेकिन अभी भी यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मालकिन ऐसा क्यों कर रही थी। साहब इतने बुरे आदमी भी नहीं थे, देखने में भी बुरे नहीं लगते थे। मालकिन से शायद 7 से 8 साल बड़े होंगे, लेकिन इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था। उनके पास इतने सारे पैसे थे, घर था, गाड़ियाँ थी। जब इतना कुछ मिल रहा हो तो फिर उम्र को कौन देखता है। मालकिन शक्ल से ही बहुत ज़्यादा चालाक लगती थी। उनके दिल में क्या चल रहा है इस बात को जानना बड़ा मुश्किल था। अगली रात साहब ने मुझे कमरे में नहीं बुलाया, यानी अपनी बीवी को नहीं बुलाया, तो मैं भी बच गई। महेश साहब एक बहुत ही बिजी आदमी थे, पूरा दिन अपने काम में लगे रहते थे। रात होती तो मुझे कहते कि मालकिन से कह दो तैयार होकर आ जाए, लेकिन दिन भर वह इतना थक जाते थे कि बातें करते करते ही सो जाते थे। पहले मैंने सोचा कि आज भी मालकिन को बता दूं कि महेश साहब सो गए थे, लेकिन फिर मैंने झूठ बोल दिया और कहा कि नहीं सोए तो नहीं थे, और ऐसा मुंह बना लिया कि जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वह भी कहने लगे कि माफ़ करना, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, और मुझे 5 लाख और दे दी। मैं दिल ही दिल में बड़ी खुश हो रही थी। इन दोनों पागल पति पत्नी की वजह से मेरी चांदनी हो रही है और मुझे रोज़ इतने पैसे मिल रहे हैं। अब तो मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि खाना तो घर का मैं ही बनाती हूँ ना, तो जब महेश साहब खाना खाने बैठेंगे तो उनके खाने में नींद की दवाई मिला दूंगी ताकि वह सो जाए। इस तरह मुझे उनके पास भी जाना नहीं पड़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मालकिन से झूठ बोल दूंगी। मालकिन कौन सा उस कमरे में जाती है, सिर्फ मैं और महेश साहब ही तो होते हैं। मालकिन रोज़ मुझे 5 लाख रुपए दे देती थी, यानी कि सिर्फ 10 दिन की बात थी। मुझे किसी तरह से यह नाटक करना था, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता। मैं यहाँ से निकल जाती। मेरा एक दोस्त भी था जिसको मैंने बता दिया था कि यह सब चल रहा है। उसने कहा था कि वह ट्रेन का इंतज़ाम कर लेगा और हम सारे पैसे मिलते ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। उसने भी मुझे यही कहा था कि तो बस पैसे उठा और लगी रहो, लेकिन उस बूढ़े को अपने करीब मत आने देना। मैं तुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि उस बूढ़े के जाल में फंस जाऊँ। मैंने पहले से ही सारे इंतज़ाम किए हुए थे। मालकिन को पता भी नहीं था कि वह मेरे साथ जो खेल खेल रही थी, असल में मैं ही उसके साथ एक खेल खेल रही थी। यह तो नीति है, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही उसमें गिरोगे। मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे और अब मुझे सिर्फ 5 दिन तक यह नाटक करना था। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सभी को अपने इशारों पर नचा लिया है और मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। मैं बड़ी चालाक थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी अक्ल है। मेरे दोस्त का नाम अशोक था। वह बहुत ही सुंदर और कड़क नौजवान था। मैं भी शक्ल की बुरी नहीं थी, बस किस्मत ख़राब थी कि लोगों के घर में काम करना पड़ता था। मैंने सारे पैसे उसी के पास रख रखी थी। मुझे उस पर बहुत भरोसा था, विश्वास था मुझे कि मेरे पैसे उसके पास से कहीं नहीं जाएंगे। उसने भी कहा था कि बेफिक्र हो जा। मैं पैसे अपने क्वार्टर में नहीं रख सकती थी, कहीं महेश साहब को पता चल जाता तो फिर सारा खेल उल्टा हो जाता। मालकिन आजकल सोच रही थी, उनको लगता था कि वह जीत जाएंगे, और मैंने सोच लिया था कि एक दफ़ा मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाए तो मैं अशोक के साथ भाग जाऊंगी। उसके बाद मालिक जाने और मालकिन जाने, एक दूसरे से लड़े झगड़े जो भी करे, मैं तो निकल जाऊंगी। हम तो ट्रेन के टिकट भी बुक करवा लिए थे। अब सिर्फ 3 दिन ही गेम बाकी थी। मैंने मालकिन को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह किससे बातें कर रही है। इतना हंस हंस के और चेहरे पर शर्म सजाए हुए कोई आदमी उससे तब बात करता है जो उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास होता है। जाहिर है मालकिन की ज़िंदगी में भी कोई था, तभी तो वह अपने पति से दूर दूर रहती थी और पति के पास नौकरानी को भेज देती थी। खुद नहीं जाना चाहती थी। लगता है किसी से खूब वफादारी निभाई जा रही थी। वफादारी तो मैं भी निभा रही थी, क्योंकि मुझे भी अशोक की मोहब्बत किसी और के साथ बांटनी नहीं थी। और इस समय महेश साहब दोनों तरफ से ही बेवकूफ़ बन रहे थे और मैं हैरान हो रही थी। यह आदमी जो इतना बड़ा बिजनेस संभालता है, 2 औरतें इसको मिलकर पागल बना रही हैं और इसे पता भी नहीं चल रहा। एक दिन मुझे कहने लगे कि बड़ी ही बुरी किस्मत है मेरी, इतनी खूबसूरत बीवी है और मैं रोज़ सो जाता हूँ, क्या करूँ, नींद आ जाती है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो
आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर नींद आ रही है तो क्या हो गया? तो कहने लगी, सोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए यह सब कुछ आसान था, मुश्किल तो हो रही थी, पर मैं यह सोच रही थी कि बस कुछ दिन की ही बात है। उधर अशोक भी आजकल मुझसे बड़ा खुश था, कहता था कि तू तो मेरे लिए लक्ष्मी बनकर आई है, तूने तो सब कुछ बदल कर रख दिया है, बस इसी तरह तू मेरे दिल की रानी बन के रहेगी। आज आखिरी दिन था, मुझे पता था कि आज मालकिन मुझे मेरे आखिरी 5 लाख की किस्त भी दे देगी। मैंने अशोक को पहले ही कह दिया था कि मैं सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊंगी, तो बाहर तैयार रहना और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि रात में महेश साहब ने मुझे कमरे में बुलाना था और सुबह हमने निकल जाना था। लेकिन आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। खाने में तो नींद की दवा मैं रोज की तरह ही मिला चुकी थी, पर महेश साहब ने खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि शीला, मुझे खाना नहीं खाना, तो मालकिन को बोल मेरे कमरे में आ जाए और अच्छी तरह तैयार होकर आए। मैंने कहा कि आप खाना खा लेते, आपकी पसंद का खाना था। तो कहने लगे कि अरे भूख नहीं है तो कैसे खा लूँ, पसंद का खाना है तो फ्रिज में रख दे, कल खा लूँगा। मैंने कहा कि इतनी मेहनत से बनाया था। तो कहने लगे कि तेरा तो काम ही है मेहनत करना, तो मेहनत नहीं करेगी तो तुझे पैसे कौन देगा, और अगर तूने मेहनत से बनाया तो मैं क्या करूं, नौकरानी है, बीवी क्यों बन रही है मेरी। इस बात पर मैं घबरा गई। मैंने कहा कि नहीं महेश साहब, ऐसी बात नहीं है, आप खाना खा लेते तो अच्छा था, फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती। अच्छा, अगर आप खाना नहीं खा रहे तो मैं आपके लिए दूध गर्म कर देती हूँ, हल्दी वाला दूध पी लें। मैंने दिल में सोचा कि दूध में ही नींद की दवा मिला दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं खाना, ना मुझे खाना खाना है, ना मुझे दूध पीना है, ना पानी पीना है, बस तू अपनी मालकिन को बुला। आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। मेरा तो हाल बुरे हो गए थे कि मुझे आज जो होने वाला था शायद सब कुछ ही बर्बाद हो जाता। अशोक ने कहा था कि वह महेश तुझे हाथ भी ना लगाए, लेकिन महेश साहब तो आज अपने होश में थे और फिर इतने दिनों के तंग आए हुए भी थे। उन्होंने सोचा होगा कि आज मौका नहीं जाने देंगे। मैं अपनी मालकिन को भी यह बात नहीं बता सकती थी। उनको तो यही लगता था कि मैं रोज़ ही जाती हूँ और सब कुछ उनकी उम्मीद के मुताबिक होता है। मैं उनके कमरे में चली गई और वह मुझे दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। वह रोज़ ऐसा ही करती थी। वह कहने लगी, तो आज तो बड़ी परेशान लग रही है शीला, क्या बात है। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोचा था कि यह कब तक चलेगा। तो मालकिन ने कहा कि अभी तो करना पड़ेगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, उसके बाद तुझे बताऊँगी, पर हाँ, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे पता था कि वह ऐसे ही मुझसे करती रहती थी ताकि मैं ज़्यादा सवाल ना करूं और यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। उन्होंने मुझे तैयार कर दिया और कमरे की तरफ रवाना कर दिया। सोच रही थी कि यहाँ से ही भाग जाऊं, लेकिन अभी नहीं भाग सकती थी। अभी तो बाहर गार्ड भी जाग रहा था और फिर मेरे आखिरी 5 लाख रुपए वह मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, पर दिल किया कि छोड़ ही दूं 5 लाख को। 5 लाख होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इससे पहले कि मैं वहाँ से भाग जाती, महेश साहब की आवाज़ आ गई। उन्होंने कहा कि बाहर खड़ी क्यों हो, अंदर आ जाओ मेरी शहजादी। लगता है उन्होंने मुझे बाहर खड़ी देख लिया था। मैं फिर भी वहाँ से भाग जाना चाहती थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सामने का माहौल देखकर हैरान रह गई। आज तो पूरी तैयारी करके बैठे थे और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 और लोग भी मौजूद थे। मैंने कहा, यह कौन है? तो कहने लगे, दोस्त यार है मेरे। और तू अभी तक घूंघट में क्यों खड़ी है, उतार दे घूंघट। मैंने कहा, पहले बत्ती तो बुझा दो। तो कहने लगे, आज बत्ती नहीं बुझेगी। मैं तो डर से थर थर काँप रही थी। आज मेरी पोल खुलने वाली थी, मेरा साथ बहुत बुरा होने वाला था। पता नहीं महेश साहब ने अपने 2 दोस्तों को क्यों बुला रखा था। उन्होंने कहा कि घूंघट उतार भी दे। जब मैंने कुछ नहीं किया तो उन्होंने मेरा घूंघट खुद ही हटा दिया। मैंने अपना चेहरा छुपाने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हर्षगी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि तू यह सब कुछ कर रही है और अपनी मालकिन के साथ मिली हुई है। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन तुझे भी माफ़ नहीं करूंगा। मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि साहब मुझे माफ़ कर दो, यह सब कुछ मालकिन का किया धरा है। उन्होंने कहा कि लेकिन खाने में नींद की दवा तो तू ही मिलाया करती थी, तुझे मैंने इस घर में रखा, काम दिया, हमेशा पगार समय पर दिया, तूने मेरे साथ इतना बुरा किया, मालकिन के साथ मिलकर यह सब कुछ किया। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। उसने कहा, मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तू ही उसका हथियार बनी है। अगर तू नहीं होती तो वह मेरे साथ यह सब नहीं कर पाती। उसे मौका तेरी वजह से भी मिला है। अगर तू नहीं होती तो वह सीधा मेरे कमरे में आती और मैं अभी तक ऐसे नहीं बैठा होता। लेकिन तूने चंद रुपयों की खातिर मेरे साथ नमक हरामी की। इतना तो सोच लेती कि तूने मेरा नमक खाया था। अगर
अगर तू आकर मुझे मालकिन के यह इरादे बता देती तो मैं तुझे इतने ज़्यादा रुपये देता कि तुझे यह नीच काम ना करना पड़ता और ना ही मैं आज इस हद तक जाता। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, पर नहीं जाने दिया। सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी हालात बहुत बुरी थी। सोचा कि अभी भी वक्त है, अशोक से झूठ बोल दूंगी, मालकिन से पैसे लेकर निकल जाती हूँ, किसी तरह अपने आप को संभाल लेती हूँ। अगर इतना कुछ बर्दाश्त कर ही लिया है तो कोई फल भी तो मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब खत्म हो जाए, बस यहाँ से चली जाऊँगी, यह सब कुछ भूल जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मालकिन के कमरे में पैसे लेने के लिए गई, सामने जो कुछ हो रहा था वह देखकर हैरान रह गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मालकिन को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है और साहब को भी। लेकिन मैं यह कैसे भूल गई कि यह तो बहुत बड़े लोग थे। साहब इतना बड़ा कारोबार संभालते थे, सारी दुनिया में बिजनेस करते थे। वह एक छोटी सी काम वाली बाई के हाथों कैसे बेवकूफ़ बन सकते थे। और मालकिन भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी जो यहाँ तक पहुँची थी। यूं ही नहीं पहुँची थी, अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी की थी उसने सिर्फ दौलत के लिए। और इतने सारे रुपये वह कहाँ से ला रही थी जो मुझे दे दिया करती थी। बात यह नहीं थी कि मैंने मालकिन और साहब को बेवकूफ़ बनाया तो उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। यहाँ पर तो मुझे 3 लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था, क्योंकि इसमें एक तीसरा आदमी भी था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी मुझे धोखा देगा। मैंने सामने देखा तो वही था, वो अशोक था, मालकिन के कमरे में था। वह दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे। देख के लग रहा था कि बहुत अच्छा समय गुजारा है उन्होंने एक दूसरे के साथ। और मैं जब दरवाजे पर दस्तक दी कि उन्हें बता सकूं कि मैं यहीं खड़ी हूं, तो वह मुझे देखकर हंसने लगे। मेरे साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं टूटी थी। पर अब यह देखकर मैं टूट गई थी। जिस आदमी के लिए मैं यह सब कुछ कर रही थी, जिसको मैं अपना सब कुछ समझती थी, उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। वह मालकिन के साथ ना जाने कब से मिला हुआ था, सारे रुपये भी उसी के पास थे। इन सभी लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना लिया था और मैं समझ रही थी कि मैं इन्हीं सबको धोखा दे रही हूँ। मैंने कहा कि मैं मालिक को सब कुछ बता दूंगी। उसने कहा कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वैसे भी यहाँ से जाने वाले हैं। जो तूने पैसे दिए थे वह भी मेरे पास है और इसमें भी बहुत सारे पैसे का इंतज़ाम किया है। अब हम लोग ही एक साथ रहेंगे। वह जो सपने मैंने तुझे दिखाए थे ना, वह सारे मैं इस औरत के साथ जीऊँगा। अरे तू है ही कौन, लोगों के घरों में काम करने वाली मामूली सी बाई है। वह तो तेरे पास पैसे थे और मुझे वह रुपये चाहिए थे, इसलिए मैंने तुझे अपने प्यार के सपने दिखा दिए। लेकिन तू तो मुझे सपनों में भी अच्छी नहीं लगती। लोगों के जूठे बर्तन साफ करने वाली नीच औरत है तू। तेरे साथ कौन ज़िंदगी गुजारना चाहेगा। इधर देख इस औरत को, इसे कहते हैं औरत, खूबसूरत, ख़ानदानी, अमीर, जिसे मैं अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। तुझे नहीं, तू चल निकल यहाँ से। और हाँ, वो कुछ पैसे रखे हैं, वहाँ उठा लेना। यह मैंने पलट कर देखा तो टेबल पर शायद कोई 500 रुपये रखे थे। उसने कहा कि अब इतना कुछ हुआ है तेरे साथ तो टैक्सी में चली जाना। इतना कहकर वह दोनों हंसने लगे और मैं यह सोचते हैरान रह गई कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। लेकिन अब मैं आराम से बैठने वाली नहीं थी। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए और वह 500 उठा लिए। जो कुछ मैंने साहब के साथ किया था, जाहिर है अब मुझे नौकरी पर नहीं रखने वाला था, और मैं नौकरी करती भी क्यों। मैंने उस इंसान के साथ बुरा किया था। मैं वहाँ से चली गई और मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना है। मैंने एक प्लान बना लिया था। मैंने बुरा किया था, मैं जानती हूँ, तभी भगवान ने मुझे सज़ा दी थी। लेकिन मैं उन लोगों को भी सज़ा दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उन लोगों ने भी कुछ अच्छा नहीं किया था। महेश साहब को यह तो पता था कि उनकी पत्नी के कहने पर मैंने यह सब कुछ किया, लेकिन शायद उनको यह नहीं पता था कि उनकी पत्नी का अशोक के साथ चक्कर चल रहा था। इसलिए उनको यह बात बताना बहुत ज़रूरी थी। मैंने वैसे तो यह नौकरी छोड़ दी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं घर में दाखिल हो गई और इस घर की सारी रूटीन का मुझे पता था। फ़ोन उठा लिया और मालकिन के कमरे के बाहर खड़े होकर वीडियो बनानी शुरू कर दी। साहब तो अपने कमरे में थे और अशोक मालकिन के कमरे में था। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने जिस आदमी से मोहब्बत की, जिसको अपना आदमी बनाना चाहा, वह आज किसी और के साथ था। लेकिन समझ लिया था कि अब क्या करना है। मैंने उनकी ऐसी वीडियो बना ली कि जिसको देखकर साहब तो क्या किसी को भी गुस्सा ही आता। उसके बाद मैं वह फ़ोन वहाँ से उठाकर अपने साथ ले गई। जब मुझे बाहर गार्ड ने देखा तो मैंने कहा कि मैं अपना सामान लेने आई हूँ, क्योंकि मैं क्वार्टर में रहती थी। उसने कहा कि ठीक है। अपना सामान उठा लिया और वहाँ से चली गई। रहने के लिए छोटी सी कॉली ले ली, क्योंकि अब मेरा प्लान बाकी था। मालकिन अभी तक वहाँ से गई नहीं थी, क्योंकि शायद वह बाकी का माल समेट के जाना चाहती थी, इसलिए अभी तक वहीं पर मौजूद थी। मुझे जो भी करना था
जल्दी करना था। मेरे पास सिर्फ 1 से 1.5 दिन का ही समय था, क्योंकि महेश साहब को यह तो पता ही था कि उनकी पत्नी ने यह सब कुछ किया है, तो वह उससे भी सवाल करने वाले थे। लेकिन वह अपने कमरे में सुकून से सो रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करके उनको सुकून से सोने कैसे दे सकती थी। उनके नंबर पर वह वीडियो भेज दी, साथ ये भी लिख दिया कि यह लोग ना जाने कब से एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंध में हैं और आपके घर की सारी दौलत उड़ा कर ले जाना चाहते हैं। जाहिर है वह गुस्से से लाल पीले हो गए होंगे। मैं घर के आसपास ही मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद मुझे घर में लड़ाई झगड़े और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। गार्ड भी अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद अशोक को भी मारते हुए बाहर लेकर आया। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर के बाद महेश साहब भी आए और मालकिन के मुंह पर थप्पड़ मारा और उन दोनों को धक्के देने लगे। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस भी आ गई और उन दोनों को महेश साहब ने पुलिस के हवाले कर दिया। मालकिन बुरी तरह रो रही थी, चिल्ला रही थी और अशोक की हालात तो और भी बुरी थी। उन दोनों को ऐसे देख के मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। शायद उन लोगों का इरादा चुपके से माल समेट कर निकल जाने का था और वह यह सोच रहे थे कि मालिक सो रहा है तो आराम से निकल जाएंगे। पर मैंने वीडियो भेजकर न सिर्फ मालिक को जगा दिया बल्कि उसके गुस्से को भी जगा दिया था और उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था। महेश साहब ने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब उनके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं था, पर मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ था। मैंने वापस आकर भगवान से माफ़ी मांगी, क्योंकि मैंने भी लालच किया था, धोखा भी दिया था। जब मुझे महेश साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तुमने मुझे यह वीडियो कैसे बनाकर भेजी, तुम्हारे कारण मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि जो भी हूँ, मुझसे मिलकर आप खुश नहीं होंगे, इसलिए आप इस बात को जाने दें। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कौन हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर आ जाऊँगी। वह मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं उनके घर में दाखिल हुई तो मुझे देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि तू कहाँ से आ गई है। मैंने कहा कि वह मैं ही थी जिसने आपको वीडियो भेजी थी और जिस शख्स के साथ आपकी पत्नी पकड़ी गई वह मेरा बंदा था। मैंने महेश साहब के कदमों में बैठ गई और मैंने कहा कि मुझे मेरी पुरानी नौकरी वापस कर दें। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन मैं तो गरीब थी ना। उन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। सोचा था कब तक लोगों के घर झाड़ू पोछा करती रहूँगी, अपना घर बनाकर अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारूँगी। मुझे क्या पता था कि पैसे की लालच मुझे इतना अंधा कर देगा। मैंने आपका नमक खाया है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नज़र आया कि मालिक माफ़ नहीं करेंगे। मैं उठकर जाने लगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल से नौकरी पर आ जाना। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने कहा कि आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे, अगर इस बार तूने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरे साथ नमक हरामी करने की कोशिश की, तो फिर सज़ा नहीं दूंगा बल्कि इस दुनिया से ही भेज दूंगा। मैं काफ़ी डर गई, लेकिन उसके बाद से वहीं पर काम कर रही हूँ। मैं उनके लिए खाना भी बनाती हूँ। कभी कभी अचानक से वह कहते हैं कि पहले यह खाना तू खा। शायद उनको मुझ में भरोसा नहीं है, पर मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैंने भी बुरा किया है। पर वह फिर भी मुझे अपने साथ नौकरी पर रखे हुए हैं। मैंने यह बात अपनी एक दोस्त को बताई तो उसने कहा कि तुझे वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, उन्होंने इतना बुरा किया, तुझे पुलिस में जाकर शिकायत करनी चाहिए। पर मैं क्या शिकायत करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरे कर्मों की ही सज़ा मिली है। मैं भी तो गलत रास्ते पर थी, इसलिए अब किसी से कुछ नहीं कहती, बस आराम से अपना काम करती रहती हूँ। महेश साहब के दिल में भी यह बात है कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वह मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं और कहते हैं कि तूने अपना घर बनाना है तो तुझे घर में बना कर दूंगा। जब तेरा घर बन जाए तो तू नौकरी छोड़कर चली जाना। मैं तो कहती हूँ कि वह भले आदमी हैं, वरना वह मेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकते थे। पर जो मालकिन ने किया, अब तक वह जेल के अंदर ही हैं। पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों की लालच ने हमारे साथ यह सब कुछ किया और हम इस हद तक चले गए। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।